Hello everyone, this is Gaurav and this is the second lecture on the number system. In the first lesson we have seen that what is the number system and what are the types of number and what was the history of the number. Okay, पिछले लेसन में हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और इसका क्या हिस्ट्री थी. ओके, सो आज वाले लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये आपका बेसिक प्रॉब्लम है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, उसको हम लोग देखने वाले हैं. जो पहला टाइप का प्रॉब्लम है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं. तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. बोल रहा है सारा होल नंबर जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है और फिर होल नंबर और फिर ये स्टेटमेंट. तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर. ठीक है, अगर आप नेचुरल नंबर को समझाओ किसी को भी या खुद भी समझो तो आप सीधा समझोगे क्या, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर. ओके, और होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो. होल नंबर क्या होता है, सारा काउंटिंग नंबर और साथ में जीरो, तो ये आपका होल नंबर होगा. ओके, सो अब इस दोनों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये मैंने क्या लिखा, ये आपका नेचुरल नंबर था और फिर होल नंबर. तो आप देख सकते हो आपके सामने नेचुरल नंबर है ऊपर और ये रहा आपका होल नंबर. ठीक है, और आप देखो अब इस क्वेश्चन को फिर से देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो नहीं है क्योंकि जीरो यहाँ पे नहीं है. सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. तो पहले हम लोग इंटीजर और रैशनल नंबर को समझ लेते हैं क्या होता है. इंटीजर का मतलब होता है इट इज अ होल नंबर, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. मतलब इंटीजर क्या है, इंटीजर भी एक तरह का होल नंबर है, लेकिन इसमें एक खासियत क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने -2, इधर और भी होगा -1 0 1 और ये 2. तो ये आपका क्या था, इंटीजर. रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ PYQ. मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में हो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा. तो आप यहाँ पे देखो, क्या -2 को हम लोग -2/1 नहीं लिख सकते हैं, क्या -1 को -1/1 नहीं लिख सकते हैं, क्या 0 को 0/1 नहीं लिख सकते हैं. तो ये नंबर और ये नंबर और कोई भी नंबर क्या PYQ के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसका मतलब इंटीजर जो होगा वो रैशनल नंबर हो सकता है. सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. ओके, सो अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट क्या है उसको भी देखते हैं. बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब एक बात आप ध्यान से देखना, ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में क्या अंतर आपको लग रहा है, ये पहला क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है ठीक उल्टा है. दिस इज द कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहले क्वेश्चन का कन्वर्स स्टेटमेंट है. यहाँ पे बोला गया था होल नंबर नेचुरल नंबर होगा और यहाँ बोला गया नेचुरल नंबर होल नंबर होगा. ठीक है, आप समझ चुके होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, आप समझ चुके होंगे होल नंबर क्या होता है. फिर मैं एग्जांपल के सामने फिर से आपके सामने लिख दूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हो 1 से लेकर मैंने 6 तक यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिया और यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया. ये आपका होल नंबर था और ये आपका क्या था, नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है, जो 1 से लेकर हमने 6 तक लिखा वो यहाँ पे है, बिल्कुल है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. ठीक है, अब ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. बोला है एवरी इंटीजर क्या होगा, होल नंबर होगा. तो आपको बताया गया है अभी इंटीजर का मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरह का होल नंबर होता है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. इंटीजर इज अ होल नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. तो होल नंबर के केस में जब आप आओगे तो होल नंबर को तो नेगेटिव नहीं होता है, होल नंबर में क्या होता है 0 से लेकर ये नेचुरल नंबर.
तो होल नंबर में नेगेटिव आता नहीं है, लेकिन इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव। तो ये बात तो गलत हो जाएगा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्योंकि इंटीजर के पास तो नेगेटिव नंबर भी है, होल नंबर पास नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते ही 1 2 3 4 5th स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब आप ही बताओ, रैशनल नंबर का मतलब होता है पी बाई क्यू, और होल नंबर में आप देख चुके हो ये सब है 0 1 2 से लेकर 5। हाँ, तो होल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या सारा रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होता है, और होल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर नहीं होता है। तो सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये जो लास्ट स्टेटमेंट है क्या है, सारा रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। ये तो बस ऐसा ही बात हो गया ना, ये वाला स्टेटमेंट जैसा बात हो गया, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, और यहां बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और इसका रीजन आपको बता दूं फिर से मैं, ये रैशनल नंबर का मतलब अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और इंटीजर में क्या होता है, ये एक होल नंबर होता है, इसके पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसके पास पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना है, यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी है जो कि फॉल्स है। सो ये था आपका बेसिक प्रॉब्लम जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। So, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं, वो आपके सामने अब आता है। सो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम है आपका हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखने वाले हैं। तो अब इरेशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि आपका √2, √3, √5, √7, √11, √9.3, √7.29, ये सारे नंबर जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, √2 और √3 को साथ साथ, जो कैसे √2 और √3 को साथ साथ हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले आपको √2 और √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पहले सबसे पहले हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। कैसे, देखो एक लाइन आपने ड्रॉ किया। हाँ, ये सारा काम आप स्केल से कर सकते हो, मेरे पास अभी स्केल नहीं है इसलिए मैं अपना फ्री हैंड से कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपका 0 हो गया मार्किंग, ये आपका 1, ये आपका 2। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे एक मार्किंग लिया 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक। ठीक जितना बड़ा आपने ये 1 लिया होगा एग्जैक्ट उतना ही बड़ा आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर। आपको ध्यान रखना है जो जितना बड़ा आपका ये है 1, क्योंकि आपने इसको 1 यूनिट माना है, तो 1 यूनिट ये है, तो ये भी आपका 1 यूनिट होना चाहिए। थोड़ा बड़ा था, मैं इसको छोटा कर लूं, तो आप देख सकते हो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, मतलब आपका ये 1 यूनिट है, आप इसको कह सकते हो 1 यूनिट, तो ये भी आपका क्या होगा 1 यूनिट। दोनों का मेजरमेंट सेम था। ठीक है, तो अब आप ये आपका 1 हुआ, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको ऐसा मिला देना है। ठीक है, आपने इस एंड पॉइंट को और इस 0 वाले पॉइंट को मिला दिया। तो अब देखो, जैसा कि आपने इसको 1 यूनिट माना है और इसको 1 यूनिट माना है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए हाइपोटेनस कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका √2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपका √2 हुआ। तो ये तो आपका √2 हुआ, लेकिन हमारा नंबर लाइन तो ये है, ये इस लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपास लेना होगा, और कंपास का एक एंड को आप यहाँ फिक्स करोगे। ठीक है, और दूसरे एंड को आप वहां फिक्स करोगे, और इस तरीके से आप एक आर्क ड्रॉ कर लोगे, और ये आर्क आपका जो होगा यहां से लेकर यहां तक आपका √2 होगा।
ठीक है, तो ये आपने देखा √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करना होगा तो पहले आपको √2 को रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि √3 कैसे आया, √2 से ही। ठीक है, तो उसको देखते हैं, √3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो अब देखो, ये आपका √2 था, हाँ, आपने यहां पे इसको 1 यूनिट माना था, तो इतना बड़ा ही आप यहां पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मतलब ये जो लाइन आपका है, इस लाइन पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और उसका लेंथ क्या होगा, 1 यूनिट। ठीक है, चलो ये आपका 1 यूनिट है। मैं आपको दिखा दूं मेजरमेंट करके, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। ठीक है, तो ये तो आपका √2 था और ये आपका 1 था। ये आपका परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरीके से मिलाओगे, नहीं मिला अच्छे से, मैं अच्छे से फिर से मिला रहा हूं। चलो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मिलाया, तो आप देख सकते हो ये √2 और ये 1, तो ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और आप देख सकते हो √2 का स्क्वायर 2 और 1, ये आपका √3। तो आपका जो ये हो गया, ये जो आपका लेंथ हो गया, ये लेंथ कितना हो गया, √3। अब ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आपको कंपास देना होगा। मेरे पास तो कंपास है नहीं, तो मैं अपने हाथ को कंपास बना के बता रहा हूं आपको। इस तरीके से कंपास को आप यहां रखोगे और ये वाला एक एंड यहां रख के इस तरीके से आप ऐसा काटोगे। मतलब इस तरीके से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, और वो आर्क इस नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, √3। तो ये था आपका √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल हो सकते हैं, सर आपको कैसे पता था जो √3 ऐसे आएगा। तो √3 के लिए मैंने पहले सोच लिया था, √3 का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √2 के लिए क्या होता है, तो मैंने पहले ही देख लिया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, अब अगर मुझे √8 करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, √8 के लिए हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब आपको एक ऐसा लाइन लेना होगा, 0 1 और ये 2, ये आपका 2 है, तो यहाँ पर जितना बड़ा ये 0 से लेकर 2 तक था उतना बड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये आपका 2 यूनिट हो गया, ये भी आपका 2 यूनिट हो गया, और इसको आप ऐसे मिला दोगे तो ये आपका √8 यूनिट हो जाएगा। और फिर कैसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, वही कंपास रखोगे यहाँ पे, और ये इस तरीके से आप यहाँ पे कट कर दोगे, और ये आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा वो क्या होगा, √8 यूनिट। ओके, सो आपने देखा √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया आपको √8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो इसका स्टेप भी लिख सकते हो, जो कैसे कैसे इसका स्टेप था आप देख सकते हो। अगर हम √2 के बारे में बोल रहे थे तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हमने लिया, फिर नंबर लाइन पे 0 मार्क किया, 1 यूनिट मार्क किया, 2 यूनिट मार्क किया, फिर 1 यूनिट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और फिर 0 यूनिट और उस परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट को मिलाया, तो जो लाइन बना वो लाइन हमारा √2 हुआ। अब उस √2 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए, हमने एक आर्क लिया, हमने एक कंपास लिया, और कंपास का एक एंड यहाँ पे रखा और इस एंड पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आपने √2 को रिप्रेजेंट किया, फिर √3 को, और ये रहा √8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं √x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में आप देखोगे, या इसके बाद में इस वीडियो को ऐड कर देता हूँ उसमें आप देखोगे √x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so the next problem is how to represent √x on the number line। आप √x को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो √x तो आपको पता नहीं चल रहा होगा x क्या है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो,
आपको पता नहीं ये x कितना है, तो आप किसी भी लेंथ का एक लाइन मान लो AB। ये AB क्या है? x, पता नहीं कुछ भी हो सकता है ये। सो ये आपका x यूनिट A से लेकर B तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, टेक अ पॉइंट A एंड B विच इज x यूनिट। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप, इसका दूसरा स्टेप क्या है? आप B से एक आगे 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट एज्यूम करो, वो पॉइंट आपका C होगा। ध्यान रहे B से 1 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, तो ये आपका B है, यहां से आपने मेजर किया और ये आपका मान लो C हुआ। ये B से 1 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो आपने A लिया, B लिया और C लिया। ठीक है, ये आपका C पॉइंट है, थोड़ा सा बड़ा मैं दिखा दूं, C। ठीक, अब क्या करना है आपको? A और C को डायामीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा। फिर से बोल रहा हूं, सुनना। A और C को डायामीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको कंपास का हेल्प चाहिए। आप कंपास लेना और A पे एक एंड रख के आप ऊपर एक आर्क ऐसा ड्रॉ करना है। ये वही स्टेप है जैसे हम लोग लाइन को बाइसेक्ट करते हैं ना, जिस तरीके से हम लोग लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम लोग A से और C से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तब जाके हमको AC का मिड पॉइंट मिलेगा, और जब मिड पॉइंट मिलेगा तो हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या किए? कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद A पे आप एक एंड रख के और हाफ से थोड़ा ज्यादा यहां से आप ऊपर ऐसा कट करोगे। ठीक है, और फिर सेम आर्क आप नीचे भी कट करोगे। ठीक है, और उतना ही बड़ा आर्क आप यहां पे रख के, जो C पॉइंट है आपका, C पॉइंट पर रख के इस तरीके से कट करोगे और इधर कट करोगे। ठीक है, तो ये जो आपका कट हुआ और ये जो कट हुआ, इसको आप मिला दो। ठीक है, तो ये कट और ये कट आपने मिला दिया। C तक का हम लोग को जरूरत था और यहाँ A तक का। ठीक है, तो ये लाइन आपने मिलाया, इस पॉइंट को सेंटर मान के आप एक आर्क ऐसा ड्रॉ कर दो। ये आपका सेमी सर्कल हो गया, मतलब इसको सेंटर मान के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर B पॉइंट पे जाना है, और B पॉइंट पे जाने के बाद आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दोगे। परपेंडिकुलर आप B पॉइंट पे ड्रॉ करोगे कैसे? या तो प्रोटेक्टर से, नहीं तो कंपास से। ये जो परपेंडिकुलर B पॉइंट पे ड्रॉ किए, वो सर्कल को, सेमी सर्कल को मान लो D पॉइंट पे कट किया। ये मान लेते हैं हम लोग D पॉइंट पे कट किया। ठीक है, तो ये जो आपका BD होगा, यही आपका रूट x होगा। ठीक है, आप इसको मेजर कर लो कंपास से, और चाहो तो आप ऐसे कंपास को यहाँ पे रख के B पॉइंट पे और इस तरीके से आप ऐसा कट कर लो, और ये आपका हो जाएगा रूट x। ठीक है, आप देख सकते हो ये यहां से लेकर यहां तक आपका रूट x हो गया। ठीक है, तो ये था आपका रूट x। अब इसका जस्टिफिकेशन, मतलब कैसे मान लें जो ये रूट x होगा, इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो इसका जस्टिफिकेशन हम लोग देखते हैं। सो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करोगे आप? इस O को और D को मिला दोगे। ठीक है, इसका नाम आप O दे दो, ये D हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका E मान लो। चलो, तो अब आते हैं ट्रायंगल OBD में। ये रहा OBD। ठीक है, अब समझो जो O से लेकर B तक OB बराबर क्या होगा? तो OB बराबर क्या आप देख सकते हो? OC माइनस BC। OB बराबर OC माइनस BC। देख लो आप, ये रहा OB और ये रहा BC,
ओ बी निकालने के लिए हम लोग क्या किए, ओ सी में से बी सी माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये आपका ओ सी। आपको पता है ओ सी कितना होगा, आप समझ सकते हो। यहां फिगर में देखो, यहां से लेकर यहां तक x है और b से लेकर c तक 1। इसका मतलब पूरा क्या होगा, x प्लस 1। ये a से लेकर c तक क्या होगा, x प्लस 1। और a से लेकर c तक अगर x प्लस 1 है तो OA और OC तो उसका रेडियस हो गया ना, हाफ हो गया। इसका मतलब OC जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1/2। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, x प्लस 1/2। और BC तो आप 1 यूनिट लिए हो, तो BC क्या हो गया, 1। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे 2, x प्लस 1 माइनस 2, सो x माइनस 1/2। ये आपका निकला OB। समझ में आया होगा आपको, OB आपका निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब इस फिगर में आओ, आपको पता होगा जो ये वाला OD, O से लेकर D तक और O से लेकर C तक और O से लेकर A तक, ये सब तो रेडियस है क्योंकि आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो OD, OC और OA ये सब रेडियस है और रेडियस तो आपको पता है कितना है, x प्लस 1/2। इसका मतलब आपके लिए OD क्या हो गया, x प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका OD निकला और ये आपका OB निकला। उस ट्रायंगल में, इस OBD ट्रायंगल में आपको क्या क्या पता चल गया, OB और OD। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में क्या BD नहीं निकाल सकते हो, तो BD क्या होना चाहिए इस ट्रायंगल में, तो BD होना चाहिए, उधर निकालते हैं उस साइड BD। आप यहां पे देखना, BD बराबर स्क्वायर रूट OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही होता है ना, BD बराबर स्क्वायर रूट OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। सो ये आपका OD क्या निकला है, इधर देख सकते हो आप, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और क्या है आपका OB क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करोगे तो जाके आपको देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस b, a माइनस b करते हैं, x प्लस 2 प्लस x माइनस 1/2 और ये आपका a प्लस b हो गया और फिर x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जब वैल्यू कट के आपको ये वैल्यू x के बराबर आ जाएगा। आप इस BD को इस तरीके से सॉल्व करके देखना, आपको ये पूरा वैल्यू कट के √x आ जाएगा। तो ये था उसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, और आपको मैं स्टेप फिर से बता दूं, इसका स्टेप क्या था। सबसे पहले आप एक AB लाइन ड्रॉ किए, AB कितना बड़ा भी आप ले सकते हो क्योंकि x यूनिट है। तो उसके बाद AB ड्रॉ करने के बाद आप B से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े। ठीक है, बना आपका AC। आप AC को डायमीटर मान के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ा, हम लोग A पे गए और एक हाफ से ज्यादा एक आर्क ऊपर काटे और एक आर्क नीचे काटे। फिर वही उतना ही बड़ा आर्क C पे गए, एक ऊपर काटे जो पहले से काटे हुए थे उस पे, और यहाँ नीचे वाले पे भी काटे। ठीक है, जहां कटा उसको मिला दिए, वो हमारा सेंटर हो गया। उस सेंटर को मान के OA को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ किए और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद B पॉइंट पे गए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। और ये जो B और ये जो D हुआ आपका, यही आपका √x हुआ। ठीक है, और उसका जस्टिफिकेशन ये था। ठीक, सो आप √x को अगर समझ गए हो तो √x के जगह पे कुछ भी अगर वैल्यू आपके पास आ जाए, मान लो √x के जगह 9.3 आ जाए तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, या √x के जगह आपका 7.29 आ जाए वो भी आप कर सकते हो। √x के जगह अगर आपका 7.29 आ गया तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, √x के जगह अगर आपका 5 आ गया √5 तो वो भी आप इस मेथड से कर सकते हो। तो ये था आपका √x। थैंक यू।